चलें सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेक्चर है आज हमारा 4। इसमें होगी डिसमेंटलिंग पे भी बात और उसके साथ प्रैक्टिस। चलें सर, डिसमेंटलिंग, उससे पहले अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। सही है सर? तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, जरा क्विकली सर हम आते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा है भाई अब तक हमने? IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल फिक्स एसेट जो कि हमें बेनिफिट दे सकते हैं 1 साल से। किन पर्पस के लिए? पहला पर्पस प्रोडक्शन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा रेंटल टू अदर्स। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था सर इनिशियल मेजरमेंट। व्हाट इज इनिशियल मेजरमेंट? हमने कहा पहले दिन अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसने हमें कहा पहले दिन अकाउंटिंग आप करेंगे तो उसको मेजर करेंगे कॉस्ट, और उस दिन कॉस्ट किसके बराबर होगी? फेयर वैल्यू। सही है सर? तो हमने कहा अच्छा फिर कॉस्ट किसने हमें बताया? 3 कंपोनेंट। पहला परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस, उसमें ऐड करते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटी। सही है सर? सर फिर हमारे पास जो है अगला चीज था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म मेरा बच्चा क्या बताया था? हर वो कॉस्ट जो एसिड को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी हो। हमने कहा 2 तरह की कॉस्ट कभी भी नहीं हो सकती डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। वो कॉस्ट जो हमारी नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस की वजह से है, दूसरी ट्रेनिंग कॉस्ट। सर ट्रेनिंग कॉस्ट क्या मतलब सर? कि अगर एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमने कहा एम्प्लॉय पे किसका कंट्रोल है ना सर? जब कंट्रोल नहीं तो हमने कहा उसको भी नहीं लेंगे। ठीक है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं भाई ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर? हमने कहा सर ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो या तो लाइफ बढ़ाएंगे या तो कैपेसिटी। कैपेसिटी किसके केस में होती है? प्रॉपर्टी के केस में। या एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। सर इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज बढ़ा दी तो उसको भी हम समझेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, लेकिन वो इनिशियली नहीं होगी, बाद में होगी। सही है सर? लाइफ की बात, इंजन चेंज कर देना। सही है सर? कैपेसिटी का एक फ्लोर बना देना। एफिशिएंसी रेशियो ऑफ इनपुट और एक पार्ट चेंज किया 60 की बजाय 80। सर फिर हम आगे बढ़े और हमने जो है आगे बढ़ते हुए पढ़ा था 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जो 1 साल से कम के अंदर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमने एक चीज जो जिक्र की थी जिस पर आईके खेल सकता है, दैट इज पेंटिंग, है ना सर? ये जो पेंट करवाते हैं इसको दुनिया भर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लासिफाई करते हैं। ठीक है सर? सर फिर हमने कहा दूसरा एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है सर? जो कि 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट दे। सर अब कॉन्सेप्ट था डिसमेंटलिंग, ये भी हम इसका एक आइडिया ले चुके। डिसमेंटलिंग क्या होती है? हमने कहा साइट रिस्टोरेशन। डिसमेंटलिंग ये यूजुअली इंस्टॉलेशन का अपोजिट होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होती है? एसिड को लगाना। डिसमेंटलिंग उखाड़ना। अब सर याद रखो इसको, जरा बेसिक्स यहां से क्लियर करना। यूजुअली ये होती है ऑयल इंडस्ट्रीज में। किस में होती है? ऑयल इंडस्ट्रीज में। भाई हुकूमत कहती है कि आपने जिस जमीन पे जाके तेल को ढूंढा है, तेल मिला ना मिला वो एक अलग बात है, लेकिन जमीन हुकूमत की थी। उस जमीन को जो है आपने पहले की हालत में क्या करना है? रिस्टोर करना है। तो वो हो जाती है साइट रिस्टोरेशन या सर डिसमेंटलिंग जरूरी नहीं कि हम इसी केस में करें, एक और केस में होती है। सुनना, तुम समझो तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो। सही है सर? एक फैक्ट्री है तुम्हारी, इंशाल्लाह होगी एक दिन। हमने कहा सर
ये फैक्ट्री है, इसकी लाइफ है 20 साल। कितने साल है? 20 साल। और मतलब 20 साल एक तुमने फैक्ट्री के अंदर लगाया है प्लांट, और तुम जो है उस प्लांट में सपोज करो सीमेंट बना रहे हो, 20 साल उसकी जिंदगी है। अब सर जब पूरे 20 साल खत्म हो जाएंगे ना, तो पता है क्या होता है? उस 20 साल के बाद, वो तुमने देखा होगा कार्टूनों में डायनामाइट लगाते हैं, उड़ता है, तो इसको क्या कर देते हैं? डायनामाइट से ब्लास्ट कर देते हैं, ये बिल्कुल कबाड़ हो जाता है, फिर कबाड़ को फेंक देते हैं। सही है सर? मलबा जिसको हम कहते हैं आम, उसमें। ये 20 साल। लेकिन सर अगर 8 साल बाद मुझे ये प्लांट किसी को बेचना हुआ, देखो ये चल तो 20 साल तक सकता है, 20 साल के बाद बिल्कुल नाकारा है। 8 साल बाद ही मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नई टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाऊंगा, पुराना वाला क्या कर दूंगा। तो अब उस केस में मुझे बताओ कि सर क्या मैं इसको डायनामाइट से उड़ाऊंगा? अब मैं इसको बड़े एहतियात से निकालूंगा, क्योंकि प्लांट होता है ना, उसकी पाइप वाइप सब लगी हुई होती हैं, तो उस केस में भी डिसमेंटलिंग आ सकती है। समझ रहे हो सर? तो डिसमेंटलिंग एक तो आती है ऑयल वाले सेटअप में, एक आती है कि एसिड को आप कहते हो कि भैया मैं उड़ाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जब मेरा इस्तेमाल खत्म हो जाए तो फिर भी मैं उसको एक अच्छी कीमत में बेच दूं, है ना सर? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सर हम लोग कौन, हम लोग, अब हम लोग कौन है? पाकिस्तानी, है ना सर? पाकिस्तानी दुनिया भर में क्या करते हैं, दुनिया भर में जो अच्छी मशीनें होती हैं तो कहते हैं नहीं तू ले, हम तेरा यूज लेंगे। अब एक पाकिस्तान से बाहर की कंपनी है, उसने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि अपनी यूज मशीनरी आपको बेचेगी। तो सर जब उससे मशीन आपको चाहिए तो उस जो पार्टी ने भी आपको एग्री, तो आपको यूज मशीनरी उड़ा के थोड़ी बेचेगी, वो प्रॉपर निकाल के बेचेगी ना। तो डिसमेंटलिंग समझ में आ गई कॉन्सेप्चुअली क्या होती है? फिर पिछली क्लास में मैंने बताया था सर ये वाहिद कॉस्ट होती है जो होती तो फ्यूचर में है, रिकॉर्ड आज करता है, वरना याद रख लो एसिड के अंदर, ये बात दिमाग में बिठा लो, ईमान का हिस्सा बना लो अकाउंटिंग के ईमान का, कि सर कोई भी ऐसी कॉस्ट नहीं है जिसको फ्यूचर में इनकर करें और आज कैपिटलाइज कर लें। डिसमेंटलिंग वाहिद कॉस्ट। अच्छा सर ऐसा क्यों है, इसके पीछे की लॉजिक भी पता हो? तो सर इसलिए क्योंकि ये कॉस्ट सरकार की तरफ से आपके ऊपर यूजुअली लगी हुई होती है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब आते हैं, आज 2023 चल रहा है, आप इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप 2025 में क्वालिफाई हो जाओगे। सर कैसे? अभी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट, मेरे माशाल्लाह 2 स्टूडेंट है, जिस बच्चे का FR2 में सबसे पहले गोल्ड मेडल आया था, उसने क्या किया सर? उसने ना 1 साल के अंदर कैफ निकाला, सही है, फाइनल में गया, 1 साल बाद पहली अटेम्प्ट, फाइनल की अटेम्प्ट में 1 साल बाद होती है, 6 महीने बाद दूसरी, 2.5 साल में CA पूरा खत्म, टाटा बाय बाय। कितने साल में सर? 2.5 साल में उसने माशाल्लाह पूरा CA कर लिया। आप भी इंशाल्लाह 2.5 नहीं तो 3 में कर लेंगे, 3, लेकिन इंशाल्लाह सब फर्स्ट अटेम्प्ट जाएंगे, कहें इंशाल्लाह। आज सर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की मार्केट वर्थ क्या है? तुक्का लगाओ, बिग 6। फ्रेश क्वालिफाइड, पता है फ्रेश क्वालिफाइड क्या होता है? क्वालिफाई हुआ, आर्टिकल्स खत्म हुई, बस तकरीबन 1.80 से 2.20 आज उसकी वर्थ चल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर स्काई इज दी, मतलब पाकिस्तान से बाहर आप समझे, पाकिस्तानी रुपये में बात करूं अगर इस वक्त जो करेंसी का हाल है, तो 7 लाख से लेकर के 20 लाख, सही है। लेकिन हमने कहा हम पाकिस्तान की बात करते हैं, 1.80 से 2.20, ऐसा ही है। अब तुम क्वालिफाई हुए 2025 में, लेकिन तुम्हारी आर्टिकल्स चलेगी, है ना सर? हम अज्यूम करते तुम इंशाल्लाह 2024 में फर्म में हो, 24, 25, 26 और 27 के अंदर समवेयर 2027 में तुम मार्केट में होगे फॉर जॉब इंशाल्लाह। उस टाइम पे भी अगर यही सैलरी चल रही है 1.80 से 2.20, अफसोस होगा,
बोलोगे यार सर ने कहा FAR1 में शुरू में बताया था 180 220। सर इसका मतलब क्या है? पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर खो देता है ना सर? पैसा वक्त के साथ साथ अपनी कदर खो देता है। तो अब यहां से कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करते हैं। सर हमने सोचा, आज हमने प्लांट लिया और हमने सोचा कि वो प्लांट हम 20 साल बाद करेंगे डिसमेंटल। क्या करेंगे? उस टाइम पे उस पे कॉस्ट आएगी कितनी? अब सर 20 साल बाद की 2 मिलियन क्या आज की 2 मिलियन के बराबर होगी या उसके कम के बराबर होगी? उससे कम के बराबर है ना सर? जैसे हो सकता है अगर आज 180 है तो आप लोग जब 2027 में पहुंचे तो उस टाइम पर ये चल रही होगी 3 से लेकर 3.5। मेरी एक्सपेक्टेशन है कम से कम। सही है सर? ये 3 3.5 अगर उस टाइम पे 2027 में चल रही होगी तो ये तो सर 4 साल है और ये 20 साल है। तो इसका मतलब ये है कि 20 साल बाद जो आपको 2 मिलियन आएंगे, आज उसकी वैल्यू 2 मिलियन से क्या है? कम है। तो इसीलिए एक पॉइंट अभी हम सब दिमाग में रख लें, फिर हम सवाल भी करेंगे तो समझ में आएगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे कैपिटलाइज होती है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट किस पे कैपिटलाइज होती है? प्रेजेंट वैल्यू पे। क्लियर है सर? डिसमेंटलिंग कॉस्ट किस पे कैपिटलाइज होती है? नहीं लिखा अगर हमने पिछली क्लास में तो लिख लें कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड एट प्रेजेंट वैल्यू। आज बच्चे कुछ ज्यादा हैं ऑनलाइन में, एक ही क्लास थी इसलिए है ना। तो पेट्रोल भी महंगा है, गर्मी भी ज्यादा है। कितने लोग माशाल्लाह 12 बजे या उसके बाद सो के उठे? सोकर उठे हैं, फिर कब उठा? ओहो, एक अजीम मस्ती कह रही है 1:45 बजे उठाऊं। बेटा नमाज पढ़ पहले जोहर की जाके, रमजान है, 1:45 बजे उठाऊं। उठते ही क्लास में आ गया। ख्याल रखा करो थोड़ा सा कभी कभी, जो तुम लोग जो है ना। खैर मेरे ख्याल में अब तो ये इसमें वेबिनार में तो वो है कि वेबकैम का वो नहीं होता शायद। एक दफ़ा ऐसे ही कोई बच्चा सुबह की क्लास थी और वो ले भी रहा था किसी उससे मेन सिटी से नहीं ले रहा था, मतलब कोई गांव वगैरह से ले रहा था ना। क्लास चल रही है, उसका कैमरा बेचारे का ऑन हुआ है, वो पलंग पे बनियान पहन के यूं क्लास ले रहे हैं। तो शुक्र है कि मेरे को नजर आया खाली, और किसी को नजर नहीं आया वो। फिर मैंने उसका कैमरा बंद कर दिया। चले आए सर आए, एक एग्जाम्पल लिखेंगे मेरे साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर पढ़ भी देता हूं। परचेज प्राइस 2 मिलियन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 6 लाख, डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन 31 दिसंबर 2024 4 लाख, डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2023, रेट ऑफ डिस्काउंट / इन्फ्लेशन कितना है? 10%। अच्छा एक बच्चे का भी सवाल है, मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर दूं। बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं ये सवाल था, जब तक आप लोग कॉपी करें। मार्केट में मशहूर भी है कि FAR1 में कुछ सिलेबस में चेंजेस आए। नहीं सर, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बुक में चेंजेस आई हैं। और बुक हम क्लास में खोलते हैं कब? जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद हम बुक को ओपन करेंगे, वो मैं करवाऊंगा। तो याद रखें सर, सिलेबस में चेंजेस, बुक बहुत FAR2 की उसने बुक 1 साल पहले बहुत अच्छी बना दी, FAR1 की उसने अभी बहुत अच्छी बनाई है। मतलब ICAP ने क्या किया, बुक के अंदर कुछ चीजें थी जिनके ऊपर सिर्फ लाइनें लिखी हुई थी, कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल नहीं था। अब एग्जाम्पल भी डाल दी, ये फर्क है। तो सर एक दोस्त पूछ रहा है कि मैं आपके सर वो लेक्चर ले लूँ मार्च 23 के, तो कुछ चलेगा? सर चलेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना रिसेंट अटेम्प्ट कर लें उतना अच्छा है, वरना चल जाएगा। आए सर आए, यहां तक हम क्लियर हैं? पक्की बात है? बढ़ूं आगे। अब सर सबसे पहले हम एसिड की कॉस्ट निकालते हैं। कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। सही है सर? सबसे पहली रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ एसिड। परचेज प्राइस कितनी थी?
2 मिलियन? यस सर। सर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 6 लाख। बढ़ू आगे सर। फिर अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड ऑन 31 दिसंबर 2024। आज हम कहाँ खड़े हुए सवाल में? कितने साल बाद इनकर होनी है? 2 साल बाद, है ना सर? 23 और अब सर यहाँ पर एक पॉइंट समझे, आईकेएप कहता है ये इतना स्मार्ट बच्चा है, इसको जब पेपर में इस किस्म का सवाल देते हैं तो ये कहता है यूजफुल लाइफ का है। क्या सर, क्या यहाँ पर यूजफुल लाइफ गिवन है या नहीं है? गिवन है। 1 जनवरी को 23 को खरीद रहा हूं, 31 दिसंबर 24 को डिसमेंटल कर रहा हूं, मतलब निकाल रहा हूं, तो इसके मतलब है कितने साल यूज करूंगा? अब ये एक्सपेक्ट करें पेपर में, अब आप लोग बड़े हो गए हैं, पीआरसी से निकल चुके हैं, पेपर में वो आप लोगों को नहीं देगा ये डेटा। सही है कि यूजफुल लाइफ, कहीं ना कहीं वो डेटा एक्सपेक्ट करेगा। अब अपनी कॉमन सेंस लगाकर निकालेंगे, तो हम क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या, अभी तक उसने ये शरारत नहीं की, बट FAR 2 के लेवल पे एक दफा कर चुका है। सही है सर, तो याद रखें FAR 1 में नहीं की। अब आते हैं सर, डिसमेंटलिंग कॉस्ट कितनी है? देखिए सर, 2 साल बाद के 4 लाख के आज के 4 लाख के बराबर होंगे? नो सर। 2 साल पहले तुमने जो कुर्बानी में जानवर 1.5 लाख का लिया था, इस साल कितने का मिलेगा? वो 2.5 का मिलेगा। सही है, तो हमने कहा 2 साल पहले बाद जो 4 लाख होंगे, आज उसकी वैल्यू क्या होगी, और इसने हमें बता भी दिया है। अच्छा, ये इन्फ्लेशन रेट होता है कि डिस्काउंट रेट क्या होता है? बेसिकली एक्सपेक्ट की जाती है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन इतनी होगी। कितनी लग रही है? 10% हर साल बढ़ेगी, तो इसको हम रेट ऑफ डिस्काउंट यूजुअली कहते हैं। समझाने के लिए मैंने इन्फ्लेशन भी लिख दिया। अब सर हमने कहा 2 साल बाद वाले 4 लाख आज कितने होंगे, निकालना बहुत आसान है। आप लोग बचपन से PV इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DMC मतलब डिसमेंटलिंग। बचपन से क्यूटी के टीचर आपके, उन्होंने आपको एक फॉर्मूला पढ़वाया हुआ था, P = S डिवाइडेड बाई 1+1। यही फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो हमने कहा S कितना था? 4 लाख। 2 साल बाद कॉस्ट कितनी आनी थी? डिवाइडेड बाई 1 + 10%। पावर कितनी लूंगा? 2। ऐसा ही है। कितना हो गया मेरा बच्चा? 33057। तो सर टोटल प्लस करें, कितना आ गई कॉस्ट? 2930 578। कॉपी कोई नहीं करेगा। हम आए सर 1 जनवरी 2023। क्या एंट्री बनाऊंगा? सब बच्चे इधर देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट कितने से? 2930। इंक्रीज इन एसेट डेबिट। कुछ नहीं बताया हमने, अज्यूम किया ये दोनों पैसे बैंक से गए, और बैंक को हम क्लास में प्यार से बोला करेंगे सूदी दारा। सूदी दारा क्या हो गया सर? क्रेडिट। इसकी क्या एंट्री बनाऊंगा? ये जो 33057 है, क्रेडिट तो होगा, किस नाम से होगा? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। सर ये मुझे बताओ नेचर वाइज क्या है? एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? सर आपको ये काम करना है, सवाल में अगर गिवन है तो इसका मतलब है हुकूमत ने आप पे जिम्मेदारी लगाई है कि बेटा प्लांट लगाए तो तू उसको डिसमेंटल भी करेगा, तो सरकारी लाइबिलिटी है। सही है सर। तो सर इस लाइबिलिटी का नाम होता है प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक है सर। कितने से? 578। क्लियर है सर। ये आपने एसेट की रिकॉर्ड करने की एंट्री बना दी। 31 दिसंबर 2023 को जब हम आएंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
अलाउंस फॉर या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 2930578। लाइफ कितनी थी अभी हमने बताया था 2 साल डिवाइडेड बाय कितना हुआ 1465289 1465। सर क्या यहां तक हम क्लियर है? क्विकली हम रिवाइज कराता हूं। ये चीजें तो नॉर्मल थी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2 साल बाद होगी, तो आज हमने उसको किस पर रिकॉर्ड किया है? प्रेजेंट वैल्यू पे। प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करके एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना दिया, उसकी लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली। पहले साल पे डेप्रिसिएशन कर ली, पहले साल पे इसका भी कुछ होगा। वो क्या होगा वो हम देखते हैं, पहले आप इसको कॉपी करें। बेटा मेरी बुक होगी, स्टडी टेक्स्ट आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में होनी चाहिए। सही है, सबके मोबाइल में डाउनलोडेड होनी चाहिए आईकेप की वेबसाइट से। कितने लोग हैं जिन्होंने डाउनलोड कर ली स्टडी टेक्स्ट? बाकी थोड़ा सुस्ती में कर लेंगे। तो चार्ज पे लगाते हैं बेटा। हो गई नींद पूरी? हो गई नींद पूरी? हम लोगों की टाइमिंग क्या है बेटा? 9 से 3। मेरी 10 से 4 है, बच्चे की 11 से 6 है। इसको 1 घंटा ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? हाँ? इसका 1 घंटा ज़्यादा क्यों है 11 से 6? कैसी हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। बेटा देखिए मैं क्विकली इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा देता हूं जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। सर देखें, एसिड को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो 2 केसेस में डिसमेंटल करना होता है। पहला केस जब कंपनी जो है हुकूमत की तरफ से पाबंद होती है, जो कि ऑयल कंपनीज यूजुअली होती हैं कि आपको जगह को सही करना है, रिस्टोर करना है, एसिड को प्रॉपर्ली निकालना है, धमाके से नहीं उड़ाना, वरना यूजुअली कंपनीज धमाके से उड़ा देती हैं प्लांट को। दूसरा केस जब कंपनी चाहती है कि एसिड को बेचने के बाद भी, मतलब अपने यूज करने के बाद भी बेचें। डिसमेंटलिंग में तो नोड़ा जब धमाके से उड़ाते हैं तो उस केस में मलबा बन जाता है, कबाड़ी को बेचते में जाता है, किसी और को आप बेच नहीं सकते, तो उस केस में भी डिसमेंटलिंग की जाती है। अब डिसमेंटलिंग क्योंकि एक फ्यूचर की कॉस्ट है और महंगाई है, तो इस वजह से मैंने जैसे एग्जांपल दी कि 1.80 से 2.20 आजकल सीए का पैकेज चल रहा है। 2027 में जब आप लोग इंशाल्लाह मार्केट में पहुंचेंगे तो उस टाइम पे 3 से 3.5 होगा। तो सर 3 से 3.5 उस टाइम पे होगा, आज उसकी वैल्यू 1.80 है। तो इसी तरीके से जो 4 लाख रुपए हैं फ्यूचर के, आज उसकी वैल्यू क्या है सर? हमने निकाल ली 3,30,000 2 साल बाद के। भी बेटा बिल्कुल बनेगी। डिसमेंटलिंग अभी आपको तंग और करेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही है। कर लिया यहां तक कॉपी या करना है? रोज है ना, स्लो स्लो हाथ चलेंगे। आप सबको पता चला होगा कल भी सीख रहा, आपने मोबाइल से हाथ धो बैठे अनफॉर्चुनेटली। और ये कराची
में क्या है सर? कराची वाले और आपने ये टैक्स नहीं दिया तो क्या किया जिंदगी में? यार ये मेरे ख्याल में शायद चेज गुलशन वाला जो चेज है ना उसे वापसी में छीने उनका। खैर सर, अच्छा लेकिन मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं। अब ये बात है ना, जब सुनते हैं ना वो लोग जो कि आउटसाइड कराची के, तो उनको लगता है कि कराची के अंदर कोई काउंटर स्ट्राइक, पबजी, गोलियां भी चल रही, सब सही है सर। ऐसा सर नहीं है। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ, फिर इस पर डिस्कस भी करूंगा कि सर कराची देखें फाइनेंशियल हब है। कराची का बच्चा माशाल्लाह आर्टिकल्स के लिए धक्के नहीं खाता आजकल। उसको बड़े आराम से आर्टिकल्स टॉप 6 में मिल जाती है उस बच्चे को जो 3-3.5 साल में अपना कैफ कर ले उसको भी। आउटसाइड कराची के लिए ना ये बहुत बड़ा मसला है बच्चों के लिए। तो जो आउटसाइड कराची के बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं अक्सर मशवरा देता हूँ कि यार तुम कराची में आके आर्टिकल्स कर लो, कराची में कंपनीज वगैरह। बोलते नहीं सर, घर वाले कह रहे हैं कि हालात ख़राब है। मैं कहता हूँ भाई देखो, ये आप दिमाग में रखो कि 2 से 3 साल में आपका एक मोबाइल छीनेगा। इसकी ऑलरेडी दिमाग में, माइंड में रख लो ना, सही है। लेकिन उसके अलावा सर कराची में मतलब आपने आर्टिकल्स के दौरान अगर 2 मोबाइल छिनवा भी दिए तो 40,000 रुपये में आपको अच्छी जगह आर्टिकल्स आउटसाइड सर कराची बड़े मत। सही है सर, आ जाए, आए सर आए। यहां तक क्लियर है सब बच्चे? चले सर, अब इस कॉन्सेप्ट को जरा सबने समझना है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। आज हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने पेज रिकॉर्ड की? 3,30,570, जबकि 2 साल बाद एक्चुअल में कितने पे करने पड़ेंगे? 4 लाख। कितने पे करने पड़ेंगे? 4 लाख। ऐसा ही है सर। इसका मतलब यह है कि सर इस 330 से 4 लाख तक का एक सफर होना बाकी है ना सर। अब उसके लिए हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। अब जरा सुनना, स्टैंडर्ड ने क्या कहा। स्टैंडर्ड ने कहा, ये 16 ने बेसिकली हमसे कहा कि देखो यार तुम्हें डिसमेंटलिंग करनी कब है? 2 साल बाद। कॉस्ट कितनी आएगी? 4 लाख। आज तुमने उसकी वर्थ निकाली, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 330। स्टैंडर्ड ने कहा तुम इसको यूं अज्यूम करो कि एक ये ऐसा खर्चा था जो तुम पे आज ड्यू हो गया, लेकिन तुमने जब तुमने पे नहीं किया तो इसके ऊपर अब हर साल इंटरेस्ट लगेगा। हर साल क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। तो वो इंटरेस्ट हमसे स्टैंडर्ड ने रिकॉर्ड करवाया डिसमेंटलिंग के ऊपर। उसने कहा आज प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, सेटल करोगे तुम इसको फ्यूचर में, फ्यूचर वैल्यू जो कि 4 लाख है। आज प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 330। तो बोला अब 330 को बढ़ा के लेकर जाओ 4 लाख पे। हमने कहा कैसे? उसने कहा प्रोविजन को मल्टीप्लाई कर दो डिस्काउंट रेट से, और जब तुम उसको डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रेडिट तो हो जाएगी प्रोविजन, डेबिट करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इसको जरा सब बच्चे गौर से देखना। 31 दिसंबर 2023 को ही, 31 दिसंबर 2023 को हम एक एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। वैल्यू क्या होगी? यूं समझो कि तुम्हें 330,578 पे करने थे किसी को, उसमें से तुमने कुछ भी पे नहीं किया तो उसके ऊपर 10% सूद लग गया, इंटरेस्ट लग गया। तो इसके ऊपर हमने जब 10% लगाया तो ये हो गया 330,570.8। 330। ये हमने, इससे हुआ क्या? 1 साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जो 330 की थी,
इसमें तुमने 335.7 और ऐड कर लिया, तो बताओ ये कितने पे पहुंच गई? बताओ कितने पे पहुंची? 363635.8 363635.8 यहां पर पहुंच गई। सही है सर। अब तुम्हें इसको अल्टीमेटली कहां लेकर जाना है? अब आते हैं सर, हमने कहा 31 दिसंबर 2024 को हम आए, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को हमने किया डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को कर दिया कितने से? 146 यही अमाउंट सर जो हमने कहा, यहां पर हमने किया ऐसा ही है। तो हमने कहा सर ये कितना हो गया? 1465 क्लियर है सर। अब आते हैं 31 दिसंबर 2024, इसकी एंट्री बनाएंगे डिसमेंटलिंग की। सर देखें, पहले कितने पेबल थे? 3305, तुमने पे किए नहीं, मजीद कितने बन गए? 330578, टोटल कितने हो गए? 3635.8। तुमने ये अब तक ये अमाउंट पे नहीं किया, और ये पिछले साल से आउटस्टैंडिंग हो गया था, है ना सर? इस एंट्री को जब तुमने बनाया था, तो इसके ऊपर एक साल का इंटरेस्ट और चढ़ जाएगा। कितना हो गया सर? 3635.8 का 10%, कितना हुआ भाई? 36363 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर कितने से? 363 ओहो सर, अब सर इसको अगर आप इसमें ऐड कर दें तो ये तकरीबन 4 लाख बन जाएगा, है ना सर? अब जब ये 4 लाख पूरा हो गया, आप अगर इसका लेजर भी बनाएंगे मेरा बच्चा, तो आपने कहा सर जब मैं प्रोविजन का लेजर बनाऊंगा तो सबसे पहले इसमें 330578 आया, फिर इसमें कितना आ गया सर? 33057.8, और फिर आ गया। तो अब आपने कहा सर ये लाइबिलिटी तैयार हो चुकी है, अब हमें इसको जब डिसमेंटल करना है तो हम डिसमेंटलिंग की एंट्री बना देंगे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट। भाई डिसमेंटलिंग में कॉस्ट तो आएगी ना, किसी को बुलाएंगे, वो कितनी आएगी? 4 लाख, वो हम पहले ही अंदाजा लगा चुके थे। प्रोविजन डेबिट सूदी दारा, वो हमने कॉस्ट पे कर दी। तो सर डिसमेंटलिंग, अब इसको समराइज करना, बड़े गौर से सुनना। सर क्या होता है, डिसमेंटलिंग में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको प्रेजेंट वैल्यू को एसेट में ऐड कर देते हैं, बट हमें सेटलमेंट किस पे करनी होती है? फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर का डिफरेंस होता है वो कहां जाता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस में। और अल्टीमेटली जब फ्यूचर वैल्यू आती है, तो जब हम उसको सेटल करते हैं, जब हम डिसमेंटल करते हैं, तो उस टाइम पे हम एंट्री बनाते हैं प्रोविजन डेबिट बैंक क्रेडिट। क्लियर है सर? ये कॉपी कर लें बेटा, ये आया प्लस करके 3303, इसमें जब हमने ऐड किया तो ये आ गया बेटा। फ्यूचर वैल्यू जो थी हमें इसने बता दिया कि 4 लाख रुपए की टोटल डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी, उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि ये 2 साल बाद आएगी ना, तो हमें कहा गया था इन्फ्लेशन रेट 10% है। हमने नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं, सही है, उसको यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। एक मिनट बेटा, ये कंप्लीट हो जाए फिर कर लूंगा। कर लिया कॉपी? चलिए सर, जिन्होंने कॉपी कर लिया तो इसको मैं एक और एग्जांपल बना रहा हूँ, उसको एग्जांपल 1, इसको एग्जांपल 2। इस एग्जांपल को आप लोग खुद से करेंगे, फिर हम बोर्ड पे करेंगे। ओके सर, आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना।
अब इन्फ्लेशन को मैंने कर दिया 12%। चले सर, ये एग्जाम्पल 2 बन गई। परचेज प्राइस 4 मिलियन हो गई, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 1 मिलियन, डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड और 31 दिसंबर 24 5 लाख, डेट ऑफ परचेज वही थी और रेट ऑफ डिस्काउंट इन्फ्लेशन हो गया 12%। क्यों? मैं इसको चेक कर रहा था, वो तो उसके बाद वो ऐसे ही गया हुआ। सर खुद से करना है, गलती से नहीं डरना है, और खास तौर पे अपने पड़ोसी की कॉपी में तो बिल्कुल नहीं देखना, ना उससे कंफर्मेशन चाहिए। आपके अंदर एक आदत होती है कि आपको बचपन से पड़ोसी से कंफर्मेशन चाहिए होती है ना सर, कि मेरा दोस्त सही कर रहा है या कर रही है। अव्वल तो मैं हमेशा कहता हूँ सीए में कोशिश किया करो दोस्तियाँ बड़ी मोहतात बनाया करो, क्योंकि सर अल्लाह अल्लाह ना करे किसी के तहत ऐसा हो, वरना ऐसा हमने बहुत देखा है। 2 दोस्त होते हैं, सीए साथ शुरू करते हैं और क्वालिफाई भी साथ होते हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि एक सीए क्वालिफाई होता है और एक कैफ क्वालिफाइड। सही है सर, तो इतना फ़र्क आ जाता है 3 साढ़े 3 साल का। तो इसीलिए दोस्ती आपकी बरकरार रहे और एंड तक आप लोग इंशाल्लाह साथ सीए क्वालिफाई हों। उसके लिए ज़रूरी है सवाल करते हुए एक दूसरे से कंफर्मेशन ना लो, एक दूसरे की कॉपियों में ना देखो। क्लास में गलती कर लो सर, गलती करना कोई बुरी बात, और कौन सा ये तुम्हारी ज़िंदगी की पहली गलती होगी? इससे पहले कितनी गलतियां की हैं तुमने ज़िंदगी में, और बहुत सारी तो ऐसी हैं जो किसी को बता भी नहीं सकते। तो भाई गलती करने से क्यों डरते हो? चलें सर क्विकली, जब तक बाकी बच्चे खत्म करते जाए मैं यहाँ तक समराइज करता हूँ। परचेज प्राइस गिवन थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 2 साल के बाद अब 5 लाख की कॉस्ट थी और रेट हमने कहा कितना हो गया था सर 12। तो हमने कहा 2 साल बाद 5 लाख रुपए खर्च करने डिसमेंटलिंग पे, और इस वक्त इन्फ्लेशन का रेट कितना चल रहा है 12%। तो हमने कहा उसके हिसाब से जब हमने आज प्रेजेंट वैल्यू निकाली कि 2 साल बाद के 5 लाख आज कितने के होंगे, तो आज पता चला कितने हैं 398,597। तो हमने कहा सर जो ये 398,597 है इसको हमने एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। सही है सर। फिर हम आए डेप्रिसिएशन निकाल ली, सिंपल थी सर। अब आते हैं सर इसके ऊपर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हमने कहा आज ये था 398,597, 398,597। इसको मुझे लेकर के जाना है कितने पे 5 लाख पे। अल्टीमेटली सेटल कितने पे होना है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है तकरीबन 1,01,000 जो है ना वो कहाँ जाएगा सर, वो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितने सालों में बनेगा 2 सालों में। तो हमने कहा सर इधर देख लें, जिन्होंने नहीं किया, जिनको कोई मसला हो रहा है, 398,597 के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 12% के हिसाब से 47832। हमने कहा सर 398,597 में ऐड हो गया 47832। तो ये कितना हो गया जरा मुझे बताओ 429 कर दें। चलें सर, इनकी ख्वाहिश पे हो गया 29। चले सर, फिर हमने कहा आगे बढ़े। पहले साल शुरू में हमने कहा 2 साल पहले 398,597 हम पे जिम्मेदारी थी, पे करने थे। सही है, उसको ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लग गया। टोटल कितना हो गया 446,429। ये अभी तक हमने क्या पे किया नहीं, इसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट और लगेगा। तो हमने कहा कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई कितना हुआ 5,3,1 1-2 रुपए के ऊपर चिंदी चोरी करो तुम लोग।
अरे एक 5 कर देगा ना, 5 2 कर देगा 1 कर देते ताकि 5 पूरा हो जाए। ये सारे जुगाड़ू हैं। सही है सर। तो सर डिसमेंटलिंग की ट्रीटमेंट समझ में आई? इसको जरा एक दफा समराइज करके तौर पर लिख लें अपने पास। इसको जरा एक दफा सब बच्चे समराइजेशन के साथ लिख लें ताकि भूलें नहीं ना। लिख लें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, लिखें समराइजेशन, फिर इसको कॉपी भी कर लीजिएगा। इसको कॉपी बाद में करना, पहले लिख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट will be added to the cost of asset, will be added to the cost of asset, and difference between present and future value, and difference between present and future value will be recognized as interest expense, over the life of the asset, as interest expense over the life of the asset। चलें सर, अब आते हैं कुछ सवालात देखते हैं ना सर। हैंड आउट पे आ जाएंगे सब बच्चे। सर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था हैंड आउट, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4, एग्जाम्पल आईकैप स्टडी टेक्स्ट। लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन कितनी थी? 1 मिलियन। ट्रेड डिस्काउंट, डिलीवरी कॉस्ट होगी कैपिटलाइज? यस सर, ट्रांसपोर्टेशन का नाम है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन होगी? आर्किटेक्ट्स फी, कितने लोग कह रहे हैं आर्किटेक्ट फी नहीं होगी? दो नहीं वाले में तो अपने जवाब पे कॉन्फिडेंट रहो। कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगी? एक, तू भी नहीं होगा। 2, कोई और? ऑनलाइन वाले बच्चों होगी नहीं होगी? सर याद रखें होगी। आर्किटेक्ट फी पता है क्या होती है? तुम हाँ स्ट्रक्चर देते। हमारे मुल्क में अल्लाह माफ करे आर्किटेक्ट की वैल्यू नहीं। बेचारा एक बंदा इंजीनियरिंग करता है, पता है ये कौन होता है आर्किटेक्ट? कौन सा इंजीनियर? सिविल इंजीनियर। वो उसका बंसरोड के पास एनआईडी ने अलग से कैंपस खोल के दिया हुआ है। वो बेचारा इतनी इंजीनियरिंग करता है, उसको कोई रखता नहीं है, वो बेचारा कहीं टीचर बना फिर रहा होता है। सही है हमारी तरह। और वो आर्किटेक्ट का काम किसे कराते हैं? ठेकेदार। बशीर भाई ठेकेदार को बोलते तू बता दे क्या डिजाइन हो। सही है। तो सर ये आर्किटेक्ट की कॉस्ट जरूरी होती है, डिजाइनिंग कॉस्ट। सही है सर। सर फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये क्या होते हैं? क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस? सर एडमिनिस्ट्रेशन भाई देखो, एक होती है फैक्ट्री में काम हो रहा है, उसी दौरान हेड ऑफिस में भी लोग बैठे हुए हैं। सही है। वो अक्सर होता है कि यार वो काम हो रहा होता है ना, तो कुछ कैश वैश चाहिए होता है तो तुम बंदा बिठा दो। अब हेड ऑफिस को जब तुम लोग भी जाओगे इंशाल्लाह क्वालिफाई होगे, हेड ऑफिस में बैठोगे, तो हेड ऑफिस वाले बच्चों के नखरे बहुत होते हैं। बोलते हैं हम बैठेंगे तो पिज़्ज़ा भी खाएंगे। वो बेचारा लेबर जो काम कर रहा है वो नहीं खा रहा है, तू यहाँ पर। हाँ हम भी ऐसे ही थे। हम यूनिलीवर में बैठते थे, 7:30 बच्चे थे। हाँ भाई बर्गर और क्लॉक, ओ माई ग्रिल। सही है। इजाज़त थी 7:30 बजे के बाद, तो हम 7:30 बजे ऑर्डर करते थे और 8:30-9 बजे घर पे। सही है। तो बेसिकली हेड ऑफिस में खर्चे होते हैं।
लेकिन सर क्या ये खर्चे एसिड के बनने के लिए जरूरी थे? तो लिख लें इस सवाल का लर्निंग आउटकम, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट will not be capitalized, administration cost will not be capitalized unless administration cost will not be capitalized unless specifically mentioned that it is directly attributable, सर बाय डिफॉल्ट देखिए एक होता है नॉर्मल रूल है कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कैपिटलाइज, हाँ वो कहते यार ये एडमिन कॉस्ट जरूरी थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल थी, जो कि बहुत रेयर होगा, उस केस में करना है वरना नहीं करना। तो सर एडमिन कॉस्ट तो नहीं आएगी। बात है local government officials have granted the company a license to operate the asset on condition that the company will remove the asset and return the site to its former condition at the end of asset's life. Company has recognized a liability of 250,000 in respect of expected clearance. अब सर इसने हमें ये कहीं बताया प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू? सर नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है। लिख लें, इसका भी लर्निंग आउटकम लिखें। ये सारी बातें ना लर्निंग आउटकम एंड में आपको मेन पॉइंट रिवाइज कराएंगे। If discount rate is not given, and nothing is mentioned that dismantling cost is present value or future cost, then always assume it is present value। सर फिर रिपीट करा रहा हूं कि ये जो लर्निंग आउटकम है मैं आपको लिखवाता हूं, वो इसीलिए लिखवाता हूं ताकि एंड में टाइम कम होगा पेपर में, तो ये पॉइंट्स पढ़ के आपको फिर ये सवाल पूरा नहीं देखना है, आपके दिमाग में आ जाए कि इसके अंदर मेन बात ये थी। चलो अभी तो आप जो है हम सवाल करेंगे, चले चल जल्दी से इस सवाल को खत्म करते हैं। क्विकली मुझे बताते जाएं कौन कौन सी कॉस्ट आएंगी। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट है? एडमिन के अलावा सारी आएंगी? yes, sir। तो बताएं सर सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आ रही है हमारे पास? जब लिस्ट प्राइस गिवन है तो आंसर करते हुए लिस्ट प्राइस लिखनी है। कितनी है भाई? 1 मिलियन। ट्रेड डिस्काउंट 50,000। कितना हो गया सर? 9 लाख। सर फिर ऐड करते जाएंगे डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। बताओ भाई डिलीवरी कॉस्ट कितनी है? कितनी? दोनों को मिला 1 लाख, साइज की 1 लाख। अलग अलग बता। क्यों सर? इसलिए कि हर इसके एक पॉइंट होते हैं, मार्क्स होते हैं पॉइंट्स में। इंस्टॉलेशन 1.25। फिर कॉस्ट ऑफ साइट साइट प्रिपरेशन। सर साइट इंस्टॉलेशन अलग होती है, ये हो सकता है किसी कंपनी को दियो इंस्टॉल करने के लिए और आपने कुछ कोई गरा वरा खोदा और पाइप लाइनें निकाली, वो साइट प्रिपरेशन। कितना हो गया? और आर्किटेक्ट भैया की फी कितनी है? 15,000। कितने कम दे रहे हैं बेचारे को। और हमने कहा डिसमेंटलिंग कॉस्ट ना कितनी है भैया? प्रेजेंट वैल्यू 250,000। तो टोटल कितना हुआ? 9.5। 1640,000। 1640,000।
आसान है सर। अब हमारी सर प्रैक्टिस बाकी है इसकी अच्छी खासी। आप क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है, या आप लोग घर से करेंगे, हम अगली क्लास में इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और सर अब आ जाएंगे क्विकली आज की क्लास को पहले रिवाइज करेंगे, फिर स्टोरी टाइम पे। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में सर हमने पढ़ा इसकी रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट। चलें सर, आज की क्लास में डिसमेंटलिंग कॉस्ट के ऊपर फोकस किया। आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट में चीते बन गए, कुछ भी नहीं होता डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होता है सर? फ्यूचर की कॉस्ट होती है जो कि आपको आज अपने पास कैपिटलाइज करनी होती है। सर डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है फ्यूचर की कॉस्ट है, आज कैपिटलाइज करनी होती है। तो हम डिसमेंटलिंग कॉस्ट में क्या करते हैं सर? आज कैपिटलाइजेशन की तरफ जाते हैं और हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। फिर प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान का जो सफर होता है उसको हम क्या करते हैं? आहिस्ते आहिस्ते करके इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते हैं, और दूसरी तरफ इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता है, प्रोविजन बढ़ती जाती है, और अल्टीमेटली प्रोविजन फ्यूचर वैल्यू के बराबर आ जाती है, और हम उसको फिर पे ऑफ कर देते हैं। 5 मिनट और लगेंगे यहाँ पर। उनको बोलते 5 मिनट और, उनको बोले सर बोले 5 मिनट में। सही है, चलें सर आ जाएं, क्विकली आ जाते हैं हम आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे। और आज की क्लास का जो स्टोरी टाइम है उसमें हम बात करेंगे आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो कि मेंटोर का किरदार अदा कर सके। हर आदमी का एक या एक से ज़्यादा मेंटोर होता है। अब ये सर क्या होता है? ये वो आदमी होता है सिंपल अल्फाज में जो कि आपके दौर से गुजर चुका होता है। और ये मेंटोर, मैं हमेशा कहता हूँ इस मेंटोर की एज मैक्सिमम आपसे 15 साल ज़्यादा होनी चाहिए, उससे ज़्यादा वो मेंटोर नहीं होना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो आपके जज्बात को समझ नहीं पाएगा। 15 साल पुराना होगा ना तो वो समझ पाएगा कि इस एज में क्या सोचा जाता है। सही है। अब यूजुअली क्या होता है, अम्मा अब्बा ये काम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सर वो उस गैप से निकल, उनको नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है। अब सर ये मेंटोर ने जिंदगी में मुझे बड़ा हेल्प किया। मैं आपको अपनी कहानी से बताता हूँ। किसी ज़माने में टीचिंग का ऐसा भूत चढ़ा था मुझे कि मैंने सोचा कि मैं फुल टाइम टीचर बन जाता हूँ। मैं अपने 2 मेंटोर्स के पास गया। एक कंपनी के आज माशाल्लाह एक बहुत अच्छी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, दूसरे भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनका अपना माशाल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस है, और वो एक एक्स टीचर नए हैं, अकाउंटिंग के टीचर थे, फिर उन्होंने इस फील्ड को छोड़ा और अब वो सॉफ्टवेयर हाउस माशाल्लाह। उनके पास मैं गया, मैंने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ फुल टाइम टीचिंग में आ जाऊँ। दोनों ने मुझे बोला नहीं। पहले ने मुझे रीज़न दिया कि देख कॉर्पोरेट लाइफ में क्या होता है, कैरियर यूं जाता है। टीचिंग में कैरियर यूं जाता है, पर उसका एक बेल कर्व बनता है, नीचे आता है। वजह क्या है? अभी मैं हूं 32 का, आप लोग 19-20 साल के हैं ना सर। मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, चीज़ें कर पाता हूँ, लेकिन शायद मैं आज से 8-10 साल बाद अगर 19-20 साल का बच्चा बैठा हुआ होगा ना, तो शायद मुझे हो सकता है उससे कनेक्ट करने में मसला हो। एज फैक्टर ना, गैप ज़्यादा हो गया। तो ये होता है कि आप देखें और फिर आप भी नहीं बोलेंगे कि सर यार मजाक मस्ती करते हैं, 40 के बाबा हो गए, है ना सर। तो ये बात एक कहीं ना कहीं एक फैक्ट वो हो जाता है। दूसरे मेंटोर ने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा देख यार साफ सी बात है, तेरी टीचिंग में जान तब तक है जब तक तू प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि तू प्रैक्टिकली चीज़ों को देखता है, उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों को समझाता है, समझ में आती है। मतलब अगर फुल टाइम टीचिंग आएगा ना तो तेरी एग्जाम्पलें आहिस्ते आहिस्ते पुरानी होती जाएंगी। तो सर वो एडवाइस, और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं फुल टाइम टीचिंग में नहीं आया। सही है सर। तो मेंटोर ज़रूरी होता है। वो मेंटोर आपको समझे कि यार ये इस उम्र में है, इसका दिल टूटा है, किसी भी वजह से टूटा है, इसको रात भर नींद नहीं आ रही, ये नॉर्मल है। हाँ, अगर दिल टूट गया फिर भी मज़े से सो रहे हैं तब इसके साथ कुछ मसला है। तो सर वो ये बातें समझे। तो ज़िंदगी में अभी बहुत छोटे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके तुम इस बात को किसी को अपना मेंटोर बनाओ। सोचो कि यार कि हाँ इससे मतलब कभी कोई ऐसी चीज़ हो ना कि आई कैन लुक इनटू, और मैं उससे ये बात डिस्कस
कर सकूं उसका, क्योंकि वो तुम्हारे फेस से गुजरा हुआ होगा। सही है सर? तो आज का स्टोरी टाइम यहीं तक, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। कल क्लास नहीं, अब परसों है। सही है सर? परसों क्लास होगी तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह परसों। अल्लाह हाफ़िज़।